Let us continue with the topic dissolution of partnership firm. In the previous class, I have started teaching the format of realization account, wherein I just taught you how to transfer the assets and how to transfer the liabilities. Let us have a quick recap and then we'll proceed forward. सबसे पहले assets ट्रांसफ़र करने हैं, कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के इधर, एंड देन एक आपको बताया था कि सभी एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, कोई प्रोविज़न है इधर आ जाएगा. ऑल लायबिलिटीज़ टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, फाइन. And if the partner has given a loan to the firm, that loan will be shown separately in partner's loan account. ये 4 अकाउंट आपको कल बताए थे मैंने, 4 बनाने हैं, तो उसमें से हम सबसे पहला कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट. Let us start now today's class. After transferring all assets and all liabilities, now assets will be sold and liabilities will be paid off. क्या होगा, सभी एसेट्स को सेल किया जाएगा और जो उससे पैसा आएगा उस पैसे की हेल्प से लायबिलिटीज़ की जाएगी पेमेंट्स. तो एसेट्स सेल करेंगे तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, उसकी आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है. कल मैंने आपको एक अजम्पशन लेने के लिए बोला था कि मान लेते हैं कि ये रियलाइजेशन कोई इंडिविजुअल है. जब मैंने अपने एसेट्स सबसे पहले क्या किए, रियलाइजेशन को, मिस्टर रियलाइजेशन को दे दिए, तब मैंने क्या एंट्री बनाई, मैंने एसेट्स रियलाइजेशन को दे दिए तो क्या एंट्री बनाई थी, रियलाइजेशन टू एसेट्स. ठीक है, मैंने सारे के सारे एसेट्स मिस्टर रियलाइजेशन को हैंड ओवर कर दिए, डेबिट द रिसीवर, और एसेट्स आपके जा रहे हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब जब आपके देखिए नॉर्मली आप जब कोई एसेट बेचते हो, मान लिया मशीन बेचते हो नॉर्मली, तो क्या एंट्री बनाते हो, बैंक टू मशीनरी या बैंक टू एसेट. ठीक है ना. लेकिन मैंने सारे एसेट किसको दे रखे हैं, मैंने सारे एसेट मिस्टर रियलाइजेशन को दे रखे हैं, तो एसेट की जगह क्या आ जाएगा, बैंक टू रियलाइजेशन. क्या तरीका मैंने आपको बताया, देखिए नॉर्मल एंट्री बना लेना. नॉर्मल एंट्री बनाने के बाद जहां भी एंट्री में एसेट या लायबिलिटी हो वहां रियलाइजेशन लिख दें. वेरी सिंपल वे, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. पास ए सिंपल एंट्री, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ एसेट, मैं एसेट की सेल की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल एंट्री फॉर द सेल ऑफ एसेट इज बैंक टू एसेट. नाउ जस्ट रिप्लेस एसेट विद रियलाइजेशन. एंट्री में जहाँ पे भी आपका एसेट आए या लायबिलिटी आए उसकी जगह रियलाइजेशन आप लगा दो, आपकी एंट्री बन जाएगी. तो बैंक टू एसेट की बजाय आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन अकाउंट में किधर आ जाएगा, यहां क्या लिखेंगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखना है एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब कि एसेट्स को बेच के कितना पैसा रियलाइज, कितना पैसा हासिल हुआ, एक एक करके सभी एसेट्स के नाम लिखते जाएंगे. लेट्स से आपकी मशीन आपके पास थी लेट्स से 2 लाख की, और मेरी मशीन बिक गई लेट्स से 2,10,000, तो मैं 210 की लिख दूंगा यहाँ. वन मोर थिंग, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स नॉट टू बी कंसीडर्ड. जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो एसेट्स आप फ़ायदे में बेचें चाहे नुकसान में बेचें, उस पे होने वाले फ़ायदे को, नुकसान को हमने इस अकाउंट को बनाते समय कंसीडर नहीं करना. ठीक है जी. क्यों नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस अपने आप ही आ जाएगा.
एक एक एसेट करके अब मान लिया 10,000 पे मशीन को बेचने में फ़ायदा हुआ, हो सकता है किसी और एसेट को बेचने में नुकसान आ जाए, तो हमें क्या करना है, ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के एंड में। सो इंडिविजुअली किसी एसेट को सेल करके आपको बेनिफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, डू नॉट कंसिडर इट, उसको आप ध्यान मत दें। तो एक एक करके सभी एसेट्स लिखते जाएं। मशीन इतने में बिका, स्टॉक लेट से आपका 50,000 का था और आपके स्टॉक को आपको 35,000 में सेल करना पड़ा। लेट से आपके डेटर्स थे 20,000 और 20,000 के आपको लेट से 18,000 मिल गए। इन्वेस्टमेंट्स आपकी 1 लाख की थी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स लेट से शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था और आपके शेयर 1,05,000 के बिक गए। गुडविल मान लिया 2 लाख है और गुडविल की वैल्यू आपने जब सेल किया तो आपके बिजनेस को 1,50 में आपकी गुडविल सेल कर ली। ठीक है, तो एक एक करके सारे एसेट्स को आप सेल करेंगे और लिखते जाएंगे। आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ साइड में डिटेल बना लें और इकट्ठा ही लिख दें कि आपको एसेट्स की सेल करके कितना पैसा मिला। इन सबको टोटल करके फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखा जा सकता है, डिटेल यहाँ बना सकते हैं आप। फाइन, तो ये आपका हमने कर लिया कवर, हाउ टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट मेन अकाउंट है इस चैप्टर का। अगर आप इसको सीख लेते हैं आपकी जर्नल एंट्रीज भी आपको क्लियर हो जाएंगी। सो एसेट्स को सेल कर दिया, कैसे रिकॉर्ड किया आपने देखा। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। नॉर्मली अगर मैं लेट से मेरे क्रेडिटर्स हैं, अगर मैं नॉर्मली क्रेडिटर की एंट्री करता हूं पेमेंट की, क्या करता हूं, क्रेडिटर्स टू कैश या बैंक, आप ये एंट्री बनाते हो। जब आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हो बच्चों, तो क्या एंट्री बनाते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स टू बैंक ही तो करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, जहाँ पे भी एंट्री में कोई एसेट है या कोई लायबिलिटी है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, रियलाइजेशन। तो नाउ आपकी एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर टू बैंक आपने क्रेडिटर को रिप्लेस कर दिया रियलाइजेशन से। नाउ सम स्टूडेंट्स माइट बी वंडरिंग ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने सभी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया हुआ है, सभी लायबिलिटीज़ को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया हुआ है। दैट इज़ वाई जब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को आपको रिप्लेस करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट से। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो इसकी पोस्टिंग करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक की। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिखें पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक एक करके सभी लायबिलिटीज की पेमेंट लिख लें, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, मिसिज ए लोन और एक है प्रोविडेंट फंड। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब अंदाजे से लेट से क्रेडिटर 50,000 के हैं, बिल्स पेबल 20,000 के हैं, बैंक लोन 70,000 है, मिसिज ए लोन 30,000 है, प्रोविडेंट फंड 60,000 है लेट्स से। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है, लेट्स से क्रेडिटर्स को उन्हें बोला 45,000 में सेल कर लिया तो 45 लिख देंगे। बैंक लोन की पेमेंट उन्होंने बोला 70,000 पूरी कर दो, पूरी पेमेंट कर दिया। मिसिज ए लोन 30,000 पे कर दिया। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन में आपको इन्होंने बता दिया क्रेडिटर का, बैंक लोन का, मिसिज ए लोन का, क्रेडिटर का,
बैंक लोन का, मिसिज ए लोन का, और इसके बारे में देर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, देर इज नो इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ बीपी एंड प्रोविडेंट फंड। तो आप क्या करेंगे? क्या इनको पेमेंट ना करें? क्या कोई एक्सटर्नल पार्टी, अगर आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो क्या वो पेमेंट लेने से इनकार कर देंगे या मान जाएंगे बिना पेमेंट लिए? डेफिनेटली नॉट। तो अगर इवन कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो भी आप उनकी पूरी पेमेंट आप अपने आप ही कर दें। बिल्स पेबल 20,000, प्रोविडेंट फंड 60,000, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप इसको पेमेंट कर दे, फुल पेमेंट विदाउट एनी डिस्काउंट। नाउ यू टोटल इट 1,05,000, 125, 195, 225। तो इस तरह से डिटेल बना के एक साथ पूरा अमाउंट लिख दें कि पूरी लायबिलिटीज़ की पेमेंट में 2,25,000 आपके स्पेंड हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो मैंने जो अभी अभी आपको पॉइंट बताया, इसका काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको यूज़ आएगा, वेयर हो सकता है कि किसी एक लायबिलिटीज़ की पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन ना किया गया हो। तो इन दैट केस वी हैव टू अज्यूम कि दैट दे आर टू बी पेड फुली, उनको पूरा पेमेंट आपको करना है। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड कि सर व्हाट वुड हैपन if the same situation arise in case of assets? Suppose machinery is sold for 210, stock is sold for 35, debtors for 18, and suppose there is no information about goodwill. क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड कोई मैटर अगर ना दे रखा हो तो क्या करोगे? क्या हमें 2 lakhs के 2 lakhs को लिख लेना चाहिए? नहीं, यहाँ आपका अपोजिट चलेगा। जब तक मेरे को किसी एसेट की पूरी जानकारी नहीं दी हुई क्वेश्चन में कि फॉर हाउ मच द एसेट हैज़ बीन सोल्ड, आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट, तो आई विल हैव टू कैंसिल इट फ्रॉम हियर। समझ में आया कि लायबिलिटीज़ में तो किसी पेमेंट का मेंशन है या नहीं है, पूरा आपको पेमेंट करना है। अगर मेंशन है तो जितना पेमेंट बताया उतना कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं बताया हुआ तो फुल पेमेंट आपको करनी है। बट एसेट में ऐसा नहीं होता। एसेट में अगर आपको किसी एसेट का नहीं बताया हुआ कि भाई ये एसेट कितने में बिका, तो मैं उसको अपने आप अंदाजे से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको छोड़ दूंगा इस केस के अंदर। एंड इट विल बी अज्यूम कि दैट दिस एसेट इज़ नॉट सोल्ड एज येट, कि ये एसेट अभी आपका बिका नहीं है। तो आई होप नाउ you have learned how to record the sale of assets and how to record the payment of liabilities, कि किस तरह से assets की सेल को लिखा जाता है और किस तरह से liabilities की पेमेंट को लिखा जाता है। इस टॉपिक के बाद अब एक और टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है assets taken over by partner। एक नया टॉपिक, एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेट टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। सपोज द बिजनेस इज गोइंग टू गेट क्लोज डाउन। अब आपका बिजनेस तो बंद हो रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए सोच रहा है कि भाई इस बिज़नेस को बंद करने के बाद कोई ना कोई तो बिज़नेस करूँगा और उस बिज़नेस में भी एसेट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ए कह रहा है कि भाई ये जो मशीन है 2 lakhs की, ये इस मार्केट के अंदर 210 की बिक रही है, तो मार्केट में बेचने की बजाय ए कहता है कि क्यों ना मैं ही ले लूँ इसको। तो वो ए कहेगा कि मैं इसका पैसा मैं दे दूँगा, instead of going to market to sell it, why not to sell it to me? तो sometimes it happens कि partner take over one of the assets or more than one of the assets
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर ए बोलता है कि ये मशीन मुझे 2,10,000 में मैं खरीद लूँगा, तो ये एसेट हम मशीन ए को दे देंगे। तो इसको पहले तो हम यहाँ से कट करते हैं। अब नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा मशीनरी इज टेकन ओवर बाय ए एट ₹2,10,000। ए ने मशीनरी टेक ओवर कर लिया, कितने में? 2,10,000 रुपीज़। आप जरा इसकी एंट्री बनाएं। देखो, जब आपने मशीन को मार्केट में सेल किया, आपने एंट्री बनाई बैंक टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी की जगह एंट्री में क्या लिख दिया? रियलाइजेशन। अब आपको सेल नहीं किया आपने, आपने क्या किया? ए को दे दिया। तो ए से हम नगद में पैसे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? ए के कैपिटल अकाउंट में से वो पैसा डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, काट लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी ए टू रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेगा, तो देखो, आज तो आप पहले उससे पैसा ले रहे हो मशीन का, जब कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट होगी तो फिर आप उसको उसका पेंडिंग अमाउंट दोगे। इससे बेटर क्या है कि आप उससे जो आपने लेना है उसके अकाउंट से काट के जो नेट पेमेंट है वही कर देंगे उसको बाद में। तो इसीलिए आप जब ए को एसेट दे रहे हो तो बैंक टू एसेट की बजाय ए टू एसेट एंट्री आपकी बन जाएगी, और एसेट की बजाय एंट्री में क्या लिख देना है? रियलाइजेशन। तो एंट्री बन गई ए टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना मशीन। आपको क्वेश्चन जब आप चेक करोगे तो उस समय याद रहेगा कि यहाँ पे ए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए हैज टेकन ओवर द मशीनरी एट 2,10,000। अभी हमने कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में बनाया नहीं हुआ, जब आप बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी आएगा। ठीक है जी, डेबिट साइड में आ जाएगा, किस नाम से? टू रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब आप देखें, मिसिज ए का लोन है, तो मिसिज ए का लोन हम जिम्मेवारी लगाएंगे मिस्टर ए की। हम बोलेंगे मिस्टर ए को कि भाई आप अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर देना। ठीक है, तो वो कहेगा भाई मैं फ्री में तो नहीं पे करूँगा। क्यों पे करेगा? वो कहेगा मैं फ्री में क्यों पे करूँ, कोई बिल्कुल सही बात है। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तेरे को फ्री में पे करने के लिए नहीं बोल रहे हम, तेरे अकाउंट में हम ये 30,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, उसके बाद तो करोगे। ठीक है जी, तो नाउ टॉपिक कम्स लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर एक लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेवारी खुद ले लेता है, लेकिन फ्री में नहीं, कंपनसेशन देंगे हम उसको। कैसे? उसके कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा ऐड कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए, लेट्स से जब हम मिसिज ए के लोन की खुद पेमेंट करते तो एंट्री बनाते मिसिज ए लोन टू बैंक। आपको मैंने बताया कि जितनी भी लायबिलिटी है सबकी जगह क्या लिख दो? रियलाइजेशन। तो अगर हम खुद पेमेंट करते तो एंट्री बनती रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन अब आपने पेमेंट किया क्या? नहीं। किसकी जिम्मेवारी लगाई? आपने मिस्टर ए की जिम्मेवारी लगाई। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है? ए के अकाउंट में पैसा जमा करना है। तो आपका पैसा तो गया नहीं, तो बैंक तो हटा दें यहाँ से। आपको क्या करना है? ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो आपने यहाँ क्या कर देना है? एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे आप इसकी? टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में
फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख लें मिसिज ए लोन। तो ये आपका हो गया लायबिलिटी टेकन ओवर। तो आज मैंने आपको 4 चीज़ें सिखाई। फर्स्ट, हाउ टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, हाउ टू रिकॉर्ड व्हेन one or more of an asset are taken over by a partner, and the last one, when a liability is taken over by a partner. Liability taken over means one of the liability is given the being handed over to one of the partners to be paid. किसी एक पार्टनर की जिम्मेवारी पे लगा दिया किसी एक लायबिलिटी की पेमेंट को। तो ये करते हैं। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम बच जाएगा, इसको बैलेंस करना। इफ़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, दैट मीन्स आपका फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। इफ़ द डेबिट साइड इज मोर, दैट मीन्स देर इज़ अ लॉस ऑन द रियलाइजेशन। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with some more topics related to dissolution. Till then, goodbye, have a nice day.